नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश पर यानी मेडिकल एजुकेशन में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं कोलेस्टिएटोमा। तो एक सिंपल तरीके से समझ लीजिए कि एक जो गांठ बन जाती है, जो मस्सा जिससे हम लोग कहते हैं, कभी स्किन पे ऐसे गांठ बन जाती है स्किन की या फैटी टिश्यू की या पस की जो गांठ बन जाती है, या जो मैंने आपको बताया था कि लाइपोमा, जो मैंने आपको अपने जो टॉपिक लिया था लाइपोमा का, मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे जो मेरे एक गांठ है तो ये फैटी टिश्यू की एक गांठ रहती है। तो इसी तरह की एक गांठ रहती है जिसे सेल्स की तरह डिपॉजिट रहता है, थोड़ा पस वगैरह डिपॉजिट रहता है। तो एक प्रकार की ऐसे गांठ ही पकड़ लीजिए एकदम साधारण भाषा में समझने के लिए, कि एक तरह की कोई गांठ रहती है, एक तरह का कोई पस जैसा सिस्ट वगैरह जो है वो वहां पे रहता है, जो कि ईयर ड्रम के बैक साइड रहता है या फिर ईयर ड्रम के असाइड, मतलब उसके आसपास ही जो है वो देखने को मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके कारण, कॉजेस, टाइप्स, सिम्टम, ट्रीटमेंट जो है वो आज हम लोग पूरा समझने वाले हैं। Is an abnormal non-cancerous growth that forms behind the eardrum or from the eardrum। तो एक नॉन कैंसरस ग्रोथ रहती है, एक प्रकार की आप गांठ बोल लीजिए सिंपल तरीके से। तो वो ईयर ड्रम के पीछे से या फिर ईयर ड्रम के आसपास ही जो है वो बनना शुरू होती है, या फिर वहां पे शुरू ग्रोथ जो है वो उसकी होना शुरू हो जाती है। It's like cysts that contain the skin cells and connective tissue। तो स्किन के जो सेल्स रहते हैं, जो डेड सेल्स हम लोग कहते हैं, जिसे हम जैसे जो बनते जाते हैं, वहां पे गलती से अगर प्रॉपर तरीके से उसका ड्रेनेज नहीं हो रहा है, वो किसी भी कारण से अगर वहां पे अगर वो डिपॉजिट होता जाता है, तो ये जो सिस्ट रहता है, सिस्ट जैसा जो एक स्ट्रक्चर रहता है, तो पीसीओडी जैसे होता है, जैसे हम लोग सिस्ट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, तो एक है वो अलग टॉपिक है। तो वो जो सिस्ट हो जाते हैं, ऐसा एक प्रकार का फोड़ा बोल लीजिए या फिर हम कहते हैं कि गांठ बोल लीजिए, जिसमें थोड़ा सा पस रहेगा, थोड़े से कुछ डेब्रीज रहेंगे, फ्लूइड रहेगा। लेकिन ये जो सिस्ट रहता है, इसमें सबसे ज्यादा स्किन सेल्स रहते हैं और कनेक्टिव टिश्यूज जो रहते हैं कनेक्शन के लिए। तो ये जो कनेक्टिव टिश्यूज रहते हैं और सेल्स रहते हैं, इसके गांठ के अंदर इसमें सबसे ज्यादा भराव उसका पाया जाता है और थोड़ा बहुत पस वगैरह भी देखने को मिलता है। विदाउट ट्रीटमेंट द मास कनेक्टिव टिश्यू ग्रोइंग। तो ये जो एक मास एक बन जाता है, मोल जो एक बन जाता है, तो अगर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे उसका तो वो बढ़ता ही धीरे धीरे बढ़ता जाता है। सम कोलेस्टियोटोमा बिकम्स लार्ज। कुछ जो है वो एक समय के बाद जो है वो काफी बड़ी साइज में बन जाते हैं उसका। इन रेयर केसेस दे कॉज द परमानेंट हियरिंग लॉस एंड अदर सीरियस कॉम्प्लिकेशंस। तो जैसे जैसे अगर उसका साइज बड़ा होता जाएगा, और तो जाहिर सी बात है कि वो जो ट्रैक है, वो जो वे है उसका साउंड का, तो वो उसे डिस्टर्ब करेगा। और कभी कभी ये हो सकता है कि अगर सही तरीके से ट्रीटमेंट ना करें तो परमानेंट हियरिंग लॉस करता है, क्योंकि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को वो काफी नुकसान पहुंचा चुका होता है, और जो बोन्स हैं जो कि वाइब्रेशन से आगे फॉरवर्ड करती हैं, उसे भी हिंडर कर सकता है, उसके वर्किंग को भी नुकसान पहुंचा सकता है। हु डू अफेक्ट। ऐसे कौन है, कौन सी एज के लोग हैं जिन्हें ये अफेक्ट हो सकता है। अफेक्ट एडल्ट एंड चिल्ड्रन, दोनों को, बच्चों को एडल्ट को करेगा। You may face a higher risk if you experience recurring ear infection or rupture eardrum or small tear in a eardrum। आप कुछ ज्यादा देखते हैं कि अगर रिस्क फैक्टर जो है वो ज्यादा महसूस कर सकते हैं, ज्यादा आपको रिस्क फैक्टर हो सकता है अगर आपको बार बार इन्फेक्शन है, रिकरेंट ईयर इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, जो हमने पहले भी इन्फेक्शन के बारे में समझ लिया है पहले के वीडियोस में। तो वो इन्फेक्शन अगर बार बार कोई हो रहा है आपको, ओटाइटिस मीडिया में, ओटाइटिस इंटरना में, ओटाइटिस एक्सटर्ना में, तो वो इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है, या फिर किसी कारण से आपका जो ईयर ड्रम है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या फिर टिम्पैनम है, उसमें थोड़ा रप्चर हो जाता है, थोड़ा फट जाता है, या फिर थोड़ा टीयर यानी थोड़ा सा कट जाता है अगर वहां से, तो वो इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस रहते हैं और वो नुकसान बढ़ने के वहां पे चांसेस रहते हैं। कॉजेस क्या है, मेनी टाइप्स विथ ईच विथ डिफरेंट कॉजेस। अलग अलग उसके टाइप है, पर मेनली उसको 3 तरह से डिवाइड किया गया है, वो आगे समझेंगे अभी, और सबके कॉजेज जो रहते हैं वो उसका जो अलग रहता है। तो पहला जो है प्राइमरी एक्वायर्ड कोलेस्टियोटेमा, दूसरा है सेकेंडरी एक्वायर्ड कोलेस्टियोटेमा, और तीसरा है कॉन्जेनाइटल कोलेस्टियोटेमा। प्राइमरी, सेकेंडरी और कॉन्जेनाइटल, ठीक है। प्राइमरी में क्या होता है, ऑकर्स व्हेन द ईयर डजंट ड्रेन और डजंट इवन इक्वल आउट द प्रेशर प्रॉपरली, responsible eustachian tube। This improper drainage and pressure pulls the eardrum into the middle ear, allowing the cells to collect। देखो मैंने पहले बताया था कि ये जो यूस्टेशियन ट्यूब रहता है, ये यूस्टेशियन ट्यूब क्या करता है, ये नेजल कैविटी के पोस्टीरियर साइड्स के साथ वहां पे जो है वो कनेक्टेड रहता है। तो जो भी फ्लूइड वगैरह आ जाता है, मान लीजिए कुछ अगर वायरल हो जाता है फ्लूइड वगैरह, तो ये फ्लूइड वगैरह भी यहाँ पे अगर गलती से अगर आ जाता है, तो ये यूस्टेशियन ट्यूब क्या करता है, उसको ड्रेन करने का काम करता है,
साथ ही इसका ये काम है कि ये जो प्रेशर है, जो हम सांस लेते हैं तो यहाँ से जो प्रेशर आ रहा है वो एयर को यहाँ पे लेके आता है, ताकि जो इधर की जो एयर आ रही है वो दोनों साथ में मिलके एक एयर प्रेशर जो है वो मेंटेन करके चलते हैं ईयर ड्रम का, यानी कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का, यानी कि टिम्पेनियम का। तो इसका प्रेशर मेंटेन करके चलते हैं। ये जो एक पर्दा रहता है, इधर से प्रेशर इधर से प्रेशर, तो ये बराबर ये सही तरीके से अपना काम करता है। अब मान लीजिए कि ये जो यूस्टेशियन ट्यूब है प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, ड्रेनेज नहीं कर रहा है, मान लीजिए फ्लूइड वहां पे जमा हो गया है, वहां से इन्फेक्शन हो गया, या फिर जो एयर प्रेशर है, जो प्रेशर उसे काम करना चाहिए, इधर का एयर देना चाहिए, वो दे नहीं पा रहा है, तो क्या होगा, इधर का प्रेशर बढ़ जाएगा। इधर का प्रेशर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ये मीडिया की तरफ, मतलब मिडल पार्ट जो है ईयर का, ये जो ईयर ड्रम है, जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, जो कान का पर्दा है, ये पुश होता जाएगा मिडल साइड की तरफ, जिसकी वजह से क्या होगा, उस इन्फेक्शन और जो प्रेशर की वजह से क्या होगा, जो सेल्स डेब्रिस जमा होती जाएंगी और सेल का फॉर्मेशन जो बनती हैं वो वहां पे जमा होते होते एक तरह की गांठ जो है वो बनाना शुरू कर देगी। तो ये एक ड्रेनेज और प्रेशर पुल जो अगर प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते हैं तो उसकी वजह से ये होता है। इसे कहा जाता है प्राइमरी एक्वायर्ड कोलेस्टियोडेमा। ठीक है, ये बचपन से नहीं रहता है, ये कुछ कंडीशंस चेंजेस हो जाती हैं जिसकी वजह से ये एक्वायर्ड होता है। सेकेंडरी एक्वायर्ड कोलेस्टियोडेमा डेवलप्स व्हेन द स्किन सेल्स कलेक्ट बिहाइंड द ईयर ड्रम आफ्टर अ रप्चर। किसी कारण से यहाँ पे रप्चर हुआ है, किसी कारण से यहाँ पे चोट लगी है, तो यहाँ पे इसके पीछे की तरफ से जो स्किन सेल्स हैं वो जमा हो जाना शुरू होती है। क्या होता है, जब वहां पे रप्चर होती है तो हल्का सा इन्फेक्शन होता है, तो उसे प्रोटेक्शन के लिए सेल बॉडीज वहां पे ज्यादा काम करती हैं। तो कभी कभी वहां पे सेल बॉडीज ज्यादा काम करने की वजह से क्या होता है कि वहां पे डेड सेल्स ज्यादा निकलना शुरू हो जाती हैं, और वहां पे अगर उसका ड्रेनेज अगर नहीं मिलता, उसको निकलने का रास्ता नहीं मिलता है, तो वो वहां पे जमा होना शुरू हो जाती है। जैसे कि पलंग के नीचे वगैरह देखिए, उसको प्रॉपर साफ नहीं करेंगे तो धूल मिट्टी जो है वो बारीक बारीक जो है वो धीरे धीरे जमा हो जाती है, और एक कलेक्टिवली एक जमा हो जाएगी मिट्टी जो है, गंदगी जो है वो जमा हो जाती है। जैसे आप फैन का देख लो, ठीक है, तो उसी तरीके से इसका रहता है, जो सेल्स अगर ड्रेनेज नहीं हो रही हैं तो वहां पे जमा हो जाती हैं, और ये भी किसी कुछ हुआ है इसीलिए वो जो है वो जमा हो जाना शुरू हुई है और गांठ बनना शुरू हुई है, तो इसलिए भी इसको भी एक्वायर्ड कहा जाता है। तीसरा है कॉन्जेनाइटल कोलेस्टियोडेमा, यानी कि जो बर्थ के साथ ही पैदा होते वक्त या फिर पैदा जब बच्चे का शरीर बनता है माँ के गर्भ में, तभी कुछ ना कुछ चेंजेस हुआ है, और पैदा होने के बाद भी अगर कुछ हो सकता है कि कुछ चेंजेस हुए हैं उसको उसके बॉडी में, तो उसके कारण होने वाला कोलेस्टियोडेमा फॉर्म्स व्हेन स्किन सेल्स बिकम ट्रैप्ड इन द मिडल ईयर बिफोर बर्थ। बच्चे की ग्रोथ में कुछ ना कुछ हम देखते हैं कि किसी का एबनॉर्मलिटीज अगर हो जाती हैं, कोई भी एबनॉर्मलिटीज, तो ये भी एक तरह का अगर एबनॉर्मलिटीज हो जाती है जिसकी वजह से स्किन जो है प्रॉपर डेवलप नहीं हो रही है या फिर वहां पे स्टक हो जा रही है, तो फिर ये डेवलप हो सकती है। तो ये कॉन्जेनाइटल मतलब ये बर्थ पे कोई अगर डिफेक्ट हुआ है तो उसके कारण होता है, तो इसलिए इसे कॉन्जेनाइटल कोलेस्टियोडेमा कहा जाता है। तो 3 तरह के कॉजेस में इसको डिवाइड किया गया है। सिम्टम्स क्या है, अर्ली स्टेज कोलेस्टियोडेमा माइट नॉट कॉज सिम्टम्स, चिल्ड्रन माइट नॉट एक्सपीरियंस सिम्टम्स अदर देन हियरिंग लॉस और रिकरेंट द ईयर इन्फेक्शन। शुरुआती दौर पे आपको कोई इतना सीवियर इन्फेक्शन ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिलता है, और बच्चों को भी देखते हैं कि थोड़ा सा सुनना उसे कम हो जाता है, या फिर खाज वगैरह करते हैं, टैप वगैरह वो करते हैं, और उन्हें अगर बार बार अगर इन्फेक्शन अगर हो रहा है तो एक चांसेस है कि भाई ये उन्हें होने का तकलीफ हो सकती है कोलेस्टियोडेमा की। ठीक है, इन बोथ चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स वन ऑफ द फर्स्ट साइन कैन बी डिस्चार्ज। दोनों में एक ही एक साइन है जो कि है डिस्चार्ज, मतलब यहाँ पे गंदगी एक जमा हो गई है और किसी कारण से रप्चर हो गया है यहाँ पे, तो वो डिस्चार्ज जो है वो यहाँ से आता है। तो वो जो डिस्चार्ज आता है उसका नेचर कैसा रहता है, डार्क, स्टिकी, पस लाइक, फाउल स्मेलिंग एंड ईयर वैक्स लाइक। तो ईयर वैक्स जो रहता है उसके जैसा दिखेगा आपको, थोड़ा सा उसमें पस जैसा रहेगा, स्टिकी रहेगा, डार्क रहेगा, और गंदा जो है उसमें से स्मेल आएगा, गंदी स्मेल उसमें से देखने को मिलती है। As the cyst grows, it can become infected, causing more drainage and inflammation. You might also experience, जैसे जैसे अगर वो बढ़ता जाता है अगर वो, तो वो जाहिर सी बात है इन्फेक्शन बढ़ता जाएगा, और इन्फेक्शन बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है वहां से पस वगैरह जमा होगा, ड्रेनेज जो है वो और बढ़ता शुरू हो जाएगा, और इन्फ्लामेशन भी होगा जब इन्फेक्शन हो जाएगा। और भी आपको कुछ जो सिम्टम्स हैं वो देखने को मिलते हैं, जैसे कि अल्टर द सेंस ऑफ स्मेल एंड फूड, नॉट टेस्ट एज दे शुड। उसके बाद डिजीनेस, पेन, प्रेशर और फीलिंग ऑफ फुलनेस इन योर ईयर। तो देखो प्रेशर यहाँ पे अगर भरा रहेगा तो फीलिंग ऑफ प्रेशर रहेगा, मतलब भरा भरा लगेगा कान में, प्रॉपर तरीके से आपको ऐसा लगेगा कि मेरा कान में कुछ जमा हुआ है, कुछ स्टक हुआ है, कुछ अटक गया है, ऐसी फीलिंग आएगी। चक्कर जैसा आपको लगेगा, दर्द होगा, और साथ ही क्या ये क्या करेगा,
कि जो स्मेल आ रही है, क्योंकि देखो यहाँ के पूरे सेंसेस जो है वो एक साथ कनेक्टेड हैं, तो स्मेल अगर ले रहे हैं तो वो किसी फूड की अगर स्मेल ले रहे हैं अगर हम लोग किसी चीज की, तो वो स्मेल उसकी प्रॉपर नहीं लिखेगी। या फिर अगर उसका टेस्ट भी कर रहे हैं तो टेस्ट बर्ड से भी कनेक्टेड रहते हैं नर्व्स वगैरह, तो वो टेस्ट बर्ड जो है वो कहीं ना कहीं आपको जो उसके जो टेस्ट है वो प्रॉपर नहीं दे पाएंगे, जो कि आपको ये चेंजेस देखने को मिल सकता है। तो ये भी एक एडवांस उसके अगर हो जाती है, सीवियरिटी बढ़ जाती है, तो वहां के ये कुछ एडिशनल सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब डायग्नोसिस किस तरीके से करते हैं। इफ यू हैव द फॉल स्मेलिंग ड्रेनेज फ्रॉम योर ईयर एंड इट डजंट गो अवे आफ्टर 2 वीक्स, यू शुड गेट एन इवेल्युएशन। तो अगर 2 हफ्ते तक आपको ऐसा ही ड्रेनेज कंटिन्यू आते जा रहा है जिसमें से काफी गंदी स्मेल आ रही है और इस तरीके के उसका नेचर है, तो आपको तुरंत इवेल्युएट करना जरूरी है, आपको तुरंत जो है वो जांच करवाना जरूरी है। तो ईएनटी स्पेशलिस्ट, जैसे कि हम लोग ऑटोलैरिंगोलॉजिस्ट जिसे हम लोग कहते हैं, उनके पास आप जाते हैं तो यू आस्क अबाउट योर सिम्टम्स हैं, तो जो लैरिंगोलॉजिस्ट है ही विल आस्क अबाउट योर सिम्टम्स एंड द हेल्थ हिस्ट्री। दे एग्जामाइन द ईयर विथ एन हैंड हेल्ड डिवाइस, दैट इज द otoscope. The otoscope helps the specialist detect the abnormal discharge or the white mass. ठीक है, तो मैक्सिमम देखा जाता है कि वो जो मास जमा होता है, क्योंकि वो डेड सेल्स का रहता है, तो व्हाइट कलर का जो है देखने को वहां पे मिलता है। गांठ जो है वो व्हाइट कलर की देखने को वहां से मिल जाती है। तो ईएनटी स्पेशलिस्ट क्या करते हैं, आपकी हिस्ट्री पूछते हैं, आपके सिम्टम्स पूछते हैं, कैसा महसूस हो रहा है, क्या हो रहा है, और उसके बाद हम देखते हैं कि वो कुछ ऑटोस्कोप जो रहता है, ऐसे टॉर्च जैसा एक डिवाइस रहता है, वो कान में आपके देखते हैं कि आपको उनमें क्या रख रहा है, कुछ पस वगैरह जो डिस्चार्ज हो रहा है वहाँ पे कुछ अगर गांठ वगैरह जो है ना कुछ दिखाई दे रही है, तो फिर वो उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। इफ यू हैव साइन ऑफ एन ईयर कोलेस्टियोटेमा, एडिशनल टेस्टिंग मे बी नेसेसरी, यू विल बी रेफर टू अ स्पेशलिस्ट। अगर आपको ये सब दिख रहा है कि हाँ भाई ये सब डॉक्टर को दिखता है कि कोलेस्टियोटेमा वगैरह अगर है, उसमें ये कुछ पस वगैरह ऐसा जमा हो गया है और उसमें से जो डिस्चार्ज हो रहा है वो इसका डिस्चार्ज का पूरा नेचर इस तरीके से है, तो फिर वो एडिशनल ट्रीटमेंट के लिए आपको कहते हैं। एडिशनल ट्रीटमेंट मतलब किसे, कोई ऐसा ईएनटी स्पेशलिस्ट या ऑटोलैरिंगोलॉजिस्ट जो रहते हैं जो कि इसमें स्पेशलिटी अच्छी रहती है, तो वो उसे भी रेफर कर सकते हैं या फिर खुद भी कर सकते हैं अगर उन्हें इसके बारे में पूरी जानकारी है तो वो उन्हें भी रेफर कर सकते हैं। तो ऑटोलैरिंगोलॉजिस्ट विल परफॉर्म द एडवांस्ड इवैल्यूएशन। तो जो स्पेशलिटी वाइज अगर इसमें है, मतलब ज्यादा उनकी स्पेशलिटी इसमें है, तो वो क्या करते हैं, कुछ और टेस्ट करते हैं उसे रिकन्फर्म करने के लिए। टेस्टिंग टू चेक फॉर द हियरिंग लॉस, भाई कुछ हियरिंग लॉस हुआ है क्या, कुछ अगर सुनना है, कुछ उसकी लेवल जो है वो काफी उस तक पहुंच गई है कि हियरिंग लॉस हो सकता है, तो पहले वो कंफर्म करते हैं। ऑडियोग्राम टू असेस योर ईयर ड्रम, मिडल ईयर एंड हियरिंग। तो ऑडियोग्राम जैसे मैंने पहले के वीडियो में बताया कि ऑडियोग्राम इस्तेमाल किया जाता है जिसमें आपका ईयर ड्रम किस तरीके से काम कर रहा है, मिडल ईयर किस तरीके से है, प्रॉपर रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं, और हियरिंग जो है वो आप वो चीज सुन पा रहे हो या फिर नहीं सुन पा रहे हो। सीटी स्कैन ऑफ द ईयर हेल्प्स टू सी एनी डैमेज टू द ईयर बोन। सीटी स्कैन इसलिए करवाया जाता है कि ये जो कुछ बोन्स है अंदर की, वहां तक अगर डैमेज तो नहीं पहुंचा है, मतलब वो जो साइज है कोलेस्टियोटेमा का वो इतना तो बड़ा है जिसकी वजह से जो बोन्स हैं वो डिस्टर्ब हुई हैं। MRI if there is concern that the cholesteatoma is spreading through the skull base। हो सकता है कि MRI किस लिए करें कि ये जो यहाँ की वजह से कुछ बोन्स का जो स्कल बेस है ये यहाँ पे अगर कुछ इशू हुआ है कि जिसकी वजह से ये कोलेस्टियोटेमा बनना शुरू हुआ है, तो उसको कंफर्म करने के लिए MRI करवाया जाता है। ये सब कंफर्मेशन होने के बाद ट्रीटमेंट पे आते हैं। ऑलमोस्ट ऑलवेज नीड सर्जरी बट टू ट्रीट द concurrent infection it may include the antibiotics to get the rid of infection, ear drops to slow ear drainage। ठीक है, इसका एक ही ट्रीटमेंट है, वो है सर्जरी करके उसे रिमूव करना, उसे वहां का स्ट्रक्चर को ठीक कर देना। लेकिन अगर कुछ सिम्टम्स हैं जैसे कि इन्फेक्शन वगैरह हो गया तो एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं, और जो ड्रेनेज आ रहा है उस ड्रेनेज का फ्लो कम करने के लिए, उसकी जो ज्यादा सीवियरिटी है उसे कम करने के लिए ईयर ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है। Almost all patients with the cholesteatoma need surgery. You may need more than one procedure. Initial surgery removes the cholesteatoma. Additional cholesteatoma surgery repairs the damage to the inner ear। तो एक सर्जरी से आपका होगा नहीं, आपको मल्टीपल सर्जरी करना पड़ सकता है, एक से ज्यादा करना पड़ सकता है। पहली सर्जरी में जो गांठ यहाँ बन गई है, जिससे हम सिंपल भाषा में कह रहा हूँ मैं, वो रिमूव करने के लिए किया जाएगा ताकि आपको वहां पे ठीक किया जाए। कुछ समय बाद देखा जाएगा कि वहां पे और तो कुछ डैमेज नहीं हुआ, तो फिर से सर्जरी करके वहां का जो डैमेज हुआ है जो स्ट्रक्चर पूरा, उसे ठीक करने के लिए, उसे साफ करने के लिए दोबारा एक सर्जरी जो है वो की जाती है ताकि स्ट्रक्चर जो है वो आपका बराबर हो सके और दोबारा इस तकलीफ आपको ना आ सके। या फिर इसके अलावा और भी कुछ नुकसान अगर हुआ है तो वो सर्जरी वहां पे भी उसके बाद
की जाती है उसके बारे में डिस्कशन आपके साथ किया जाता है। प्रिवेंशन की बात करें, देखिए कॉन्जेनाइटल अगर आपको हुआ है तो उसको तो आप प्रिवेंट नहीं कर सकते, जस्ट उसका ट्रीटमेंट ही आपको डायग्नोस करके ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। लेकिन ये जो दो चीज़ें हैं, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है तो कोशिश कीजिए कि तुरंत आप ENT के पास जाके अपना जो जांच करवा लें। अगर कुछ चीज़ें अगर प्रॉपर तरीके से इनिशियल बेसिस पे अगर ट्रीट हो सकती हैं, उन्हें ऐसा लगता है तो कोशिश करके जब भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ तकलीफ हो रही है तो कुछ घरेलू इलाज ना करते हुए या फिर कुछ जो हम कहते हैं कि MBBS डॉक्टर के पास ना जाके हुए, कानों से तकलीफ है तो बेसिकली आप ENT के पास जाके सही तरीके से अपनी जांच करवा के उसका ट्रीटमेंट ज़रूर करवाएं। ठीक है, मेरा एक एक्सपीरियंस मेरे को शेयर करने की इच्छा हो रही है। एक दो ENT से मेरा मुलाकात हुई थी, पर शायद वो अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं थे तो उन्होंने सही तरीके से ट्रीट नहीं किया था। तो वो बस हाँ क्या हुआ, ठीक है, ओके ठीक है, जाओ, कोई तकलीफ नहीं है, जबकि उन्हें तकलीफ हो रही थी। तो कोशिश कीजिए कि एक अच्छा ENT कंसल्टेंट है जो कि डेडिकेटेड है अपने वर्किंग पे। थोड़ी सी फीस ज़्यादा लेगा, चलेगा, पर आपका जो ट्रीटमेंट है वो सही तरीके से हो पाएगा, क्योंकि ये सेंसरी ऑर्गन्स हैं। कोशिश करके इनका ध्यान सही तरीके से रखिए। आज का टॉपिक यहीं तक था। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और मुझे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।